अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम O2 स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपका होस्ट अमर नजीब। पाकिस्तान में कह रहे हैं कि जी खेलों की आमद आमद है। आमद क्या, जो कह रहे हैं गर्मियों की आमद आमद है और खेलों का सिलसिला जारी और सारी है। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स चल रहे हैं। एक स्पोर्ट्स जो है जो तहाल थोड़े से मसाइल का शिकार है, उसके पे भी कुछ डिस्कशन करेंगे। लेकिन अच्छी बात ये, खुशी की बात ये थी कि पाकिस्तान के जो व्यूअर्स थे, पाकिस्तान के जो क्रिकेट के शायकीन थे, उन्होंने पाकिस्तान की एक बड़ी जीत देखी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। 2013 में हम मिसबाह-उल हक साहब की कप्तानी में जीते थे और पहली एशियन टीम बने थे जिन्होंने जनूबी अफ्रीका में एक रोज़ा सीरीज हराई। और फिर अब उसके लगभग 8 बरस के बाद कप्तान जो है वो तो बाबर आजम थे, हेड कोच मिसबाह-उल हक थे, और बाकी टीम के एफर्ट से पाकिस्तान ने एक बार फिर जनूबी अफ्रीका की टीम को ज़ेर कर लिया। तीसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान की जो टीम थी वो मजबूत थी जनूबी अफ्रीका के मुकाबले में। लेकिन आपको ये इस चीज़ को बिल्कुल भी ये नहीं समझना चाहिए कि जनूबी अफ्रीका चूँकि हाईली टैलेंटेड नेशन है और उनके पास बैकअप में भी इतने अच्छे खिलाड़ी थे कि उन्होंने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया। और जो पहला एक रोज़ा मैच था जो पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका से जीता था, उसमें तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ जनूबी अफ्रीका खेल रहा था और स्पेशली उनकी जो फास्ट बॉलिंग थी वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान की टीम जिसपे बहुत शुक्र शुभात इब्तिदा में किए जा रहे थे, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। और विक्ट्री होती है और सीरीज विन होती है, ये बड़ी एक कामयाबी थी पाकिस्तान की टीम की। T20 सीरीज उसका आगाज़ हो चुका है और T20 सीरीज कहाँ फिनिश करेगी, क्या मामलात होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। इन द मीनवाइल काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। ODI सुपर लीग इन पैरेलल चल रही है। पाकिस्तान जो वनडे सीरीज के स्टार्ट होने से पहले 8वें नंबर पे ODI सुपर लीग में मौजूद था, वनडे सीरीज खत्म हुई तो पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन आ गई। इसी तरह से जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या इंडिविजुअल रैंकिंग को अगर हम ODI सुपर लीग के देखें तो वो भी बहुत इंप्रूव हुई। बाबर आजम नंबर 2 पे आ गए ODI सुपर लीग में रन्स के एतबार से। और जो एक्सपेक्टेड बाबर आजम की जो पोजीशन है रैंकिंग में, इस पर भी बात करेंगे। जो तवक्को की जा रही है कि वो नंबर 1 रैंक पर आ चुके होंगे, सिर्फ ऐलान बाकी है ICC की जानिब से जो लेटेस्ट रैंकिंग जारी करेंगे और विराट कोहली से वो छीन सकते हैं पोजीशन नंबर 1 की पोजीशन पे, जिस तरह से उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ ODI सीरीज में परफॉर्म किया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे पॉजिटिव थे, इन्हीं सारे पॉजिटिव्स पे हम बात करेंगे। क्या पाकिस्तान ने सीखा, क्या अच्छा किया और कहाँ मजीद इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुखरुफ मुमताज़ खान। अस्सलाम वालेकुम ज़ुखरुफ। जी अमर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब खैरियत हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। इनके साथ हमारे साथ हुमायूं नज़ीर मौजूद हैं जो हमारे साथ अभी इनको आप पैनल पे देखते रहते हैं एज एन एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही मौजूद हैं अवैस, ये भी क्रिकेट एनालिस्ट हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, इनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अवैस। जी वालेकुम अस्सलाम अहमद, थैंक यू सो मच। ज़ुखरुफ से स्टार्ट करूंगा। ज़ुखरुफ, ये बताइएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए एक रोज़ा सीरीज में ये जीत, क्योंकि काफ़ी सारे नए नाम भी थे, काफ़ी परेशानियां भी थी, काफ़ी लोग थोड़े से इस पे शक्कू शुबहात का इज़हार भी कर रहे थे कि नई टीम है, कहीं हम हार ही ना जाएं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। टिपिकली तीसरे एक रोज़ा मैच में लोगों को ये खदशा था कि जो तो रिलेटिवली कमज़ोर टीम थी जनूबी अफ्रीका की, कि अगर उससे हार गए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसाइल हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की जीत को आप कैसे देख रहे हैं? जी अमर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं स्टार्ट में ना लाइटर नोट से एक प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूँ। पिछले दिनों आपको याद होगा कि मैंने वो आसिफ अली, शादाब और फहीम की एक ट्वीट कर दी। तो वो मुझे ट्वीट करने से पहले मालूम नहीं था कि वो इतनी आम हो जाएगी। तो मुझे उस ट्वीट के बाद कोई तकरीबन 1.5-2 लाख गालियां पड़ी अवाम से, क्योंकि जाहिर है आपको पता है हर बंदा कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। तो मैं आज शो में आने से पहले भी घबरा रहा था कि जैसा रिस्पांस मुझे उस दिन ट्विटर से मिला तो इरफान असगर साहब से भी मुझे आज ऐसा ही रिस्पांस मिलेगा। लेकिन शुक्र खुदा का कि वो अभी तक कहीं नजर नहीं आए, उनकी कहीं आवाज नहीं आई, तो मैं बड़ा तसल्ली के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत हूं। खैर, हम प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। और जो भी आपने बात की साउथ अफ्रीका वाली, देखिए जी, जब ये टीम सेलेक्ट हुई, आपको पता है कि मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मैं हमेशा कोई भी टीम सिलेक्शन हो तो उसको बड़ा पॉजिटिवली इसलिए लेता हूं कि जो प्लेयर अब सेलेक्ट हो गए हैं, अगर ड्यूरिंग द सीरीज आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे या बार बार उनके पुराने रिकॉर्ड्स, उनके स्ट्राइक रेट्स, उनकी एवरेजेस, उनकी सेंचुरियां, उनकी 50s, उनके नॉट आउट, उनके पावर प्ले में क्या रन रेट रहा, तो उससे बिना वजह का प्लेयर्स पे प्रेशर भी आता है, सोशल मीडिया की हाइप भी जनरेट होती है और उससे हासिल वसूल कुछ नहीं होता। क्योंकि एंड में एक टीम ने जीतना है, टीम ने हारना है। जो टीम हारती है ऑब्वियसली उस पर बहुत सी उंगलियां उठती हैं और बहुत सारे इस तरह के मसले मसाइल जन्म लेते हैं। तो सेम गोज फॉर दिस सिलेक्शन कमेटी। जब मोहम्मद वसीम ने सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट कर दी और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स को चांस मिला और कुछ प्लेयर्स उसमें परफॉर्म कर सके, कुछ ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, कुछ बहुत ही बिलो एवरेज रहे,
बट एक क्रिकेटर के लिए, अहमद आप खुद भी क्रिकेट खेले हुए हैं, आपके साथ अवैस है माशाल्लाह, वो भी बहुत लंबे अरसे तक क्रिकेट खेलते रहे हैं, आप दोनों इस बात से एग्री करेंगे कि इंटरनेशनल मैचेस में, डोमेस्टिक मैचेस में या किसी भी मैच में अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी कोई परफॉर्मेंस कम हो गई है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो क्रिकेट खेलना भूल गया या उसको क्रिकेट नहीं आती। हाँ, अब उसकी जो कमजोरियां हैं वो क्रिकेट में नहीं होती, वो बेसिकली उसकी थोड़ी मेंटल स्ट्रेंथ आपको ग्रूम करनी पड़ती है, कंडीशन उसको देखनी पड़ती है कि कैसी है, वहां पे उसको ग्रूमिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम बार बार एक चीज रिपीट करते हैं कि जी आसिफ अली ये हो गया, आसिफ अली वो है, आसिफ अली ने ये नहीं कर सका। हम ये नहीं सोचते कि थोड़ा सा कंपैरिजन अभी आसिफ अली का डोमेस्टिक में अगर आप कर लेते, 4 डे परफॉर्मेंसेस देखें, 2-3 सेंचुरियां की, कुछ क्विक उन्होंने 70s किए, फिर बीच में परफॉर्मेंस उनकी 1-2 मैचेस में खराब हुई, फिर उनका कमबैक अच्छा हुआ। तो आप ये सोचें और अवाम को ये सोचना चाहिए कि क्यों वहां पे वो परफॉर्म कर जाते हैं, और जब इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहां उनको क्या परेशानी होती है। तो बेसिकली छोटा सा इशू ये है कि आसिफ अली जैसे प्लेयर्स को, शर्जील खान जैसे प्लेयर्स को बिल्कुल आजाद पंछी की तरह आपको छोड़ देना चाहिए, और उनको इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि भाई ये पूरा साल 2021 या 2020 या 2022 इसमें जितने भी T20 मैचेस होंगे, आपने तमाम मैचेस खेलने, आप रिलैक्स होकर खेलें, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कर सकते हैं आप वो करें। इस तरह के प्लेयर्स के लिए सबसे आसान चीज ये है कि उनका माइंड रिलैक्स हो, इजी हो, तब उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज अगर आप उनको बहुत ज्यादा सिखाना शुरू कर देंगे, एक मैच में आसिफ में थोड़ा सा आराम से खेला, फिर उसने सिंगल डबल भी लेने की कोशिश की, 1-2 चौके भी लगाए, लेकिन वो आउट हो गए, तब भी अवाम को पसंद नहीं आया कि जी बॉल ज्यादा खेल गए, रन कम बनाए, नेचुरल गेम नहीं खेली, क्यों इस तरह हो गया, क्यों उस तरह हो गया। तो ये सारी टेक्निकलिटीज हैं। तो जब जहां तक साउथ अफ्रीका की बात रही, तो साउथ अफ्रीका ने बहुत टफ टाइम दिया, अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली। नो डाउट वो एक ऐसी टीम है कि अपने मुल्क में जब भी उनको मौका मिलता है तो वो उसको पूरा अवेल करने की कोशिश करते हैं। बगुमा की अगर आप कप्तानी देखें, उन्होंने वो भी बड़ी अच्छी की। फिर कुछ जो परफॉर्मेंसेज हैं उनकी वो बड़ी बेहतरीन रही, चाहे टॉप ऑर्डर की बात करें वो बड़ा अच्छा उनका बेहतरीन परफॉर्म करता रहा। बॉलिंग में भी उन्होंने स्टार्ट वाले मैचेस में बुरी बॉलिंग नहीं कराई, कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जरूर होता था, बट बॉलिंग भी उनकी ठीक हो गई। तो कंपैरेटिवली अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिली। पाकिस्तान ने हमें कहीं बहुत हंसाया, कहीं बिल्कुल डाउन कर दिया, फिर से बहुत अप कर दिया, और इन द एंड ये सीरीज जीत गए। और मैं एक चीज से अहमद बस लास्ट बात करके बात मुकम्मल करूंगा, इस चीज से मैं हमेशा इख्तलाफ करता हूँ कि जब हम कभी जिम्बाब्वे से जीत जाएं या श्रीलंका से जीत जाएं या अफगानिस्तान से जीत जाएं तो हम कहते हैं हाँ जी हम तो जी बड़ी छोटी टीमों से जीत गए हैं। अब हम साउथ अफ्रीका से सीरीज जीत गए तो ये बात बहुत ही आम है कि जो उनके 6 प्लेयर्स जो हैं वो चले गए हैं, और वो इसकी वजह से हम पाकिस्तान मैच जीत गया। तो अल्लाह माफ करे, उनके 6 प्लेयर्स जाने के बाद हमने कोई 5 लोगों से क्रिकेट नहीं खेली, 11 मेंबर्स नहीं क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है, टफ टाइम दिया है। तो जीते आप क्रिकेट खेल गई हैं, चाहे वो आप किसी कमजोर टीम से जीतें, चाहे आप किसी हाई फाई या हाई क्लास टीम से जीतें, आपको मेहनत उतनी करनी पड़ती है। आप देखें ना कि वो हसन अली के जो 4-5 छक्के हैं वो अगर उस क्रूशियल टाइम पे ना लगते तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल भी हो सकती थी। तो ये बिट्स एंड पीसेस में चीजें चलती रहती हैं। कमजोर और ताकतवर वही होता है जो नजर आ रहा होता है ग्राउंड के अंदर, हाँ भाई इसने अच्छा खेला, ये यहाँ थोड़ा सा वीक रहा, और जहाँ पे साउथ अफ्रीका वीक हुआ वहां पे फिर कुछ अच्छी बॉलिंग हारिस रऊफ ने भी की, शाहीन पेरिस अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, नवाज का कमबैक बड़ा अच्छा हुआ, उस्मान कादर ने अपनी बॉलिंग अच्छी की। तो इससे हमें नजर आ रहा है कि अगर हम थोड़ी चेंजेस भी कर रहे हैं तो हमारा बेंच आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग हो रहा है, और ये इंशाल्लाह जो वक्त गुजरेगा चीजें हमें बेहतर होना शुरू नजर आए। बिल्कुल हुमायूं की तरफ चलूंगा। हुमायूं मुझे ये बताइएगा, अभी ज़ुखरुफ की बात ही को आगे लेके चलते हैं कि आसिफ अली के हवाले से बात की गई। पहले वो वनडे में शामिल नहीं थे एक रोज़ा के स्क्वाड में, फिर चूंकि सऊद शकील इंजर्ड हो गई तो उनके मुतबादिल के तौर पर उनको टीम में शामिल किया गया, और फिर वो प्लेइंग 11 में भी आए पहले 2 एक रोज़ा मैचेस में। आप समझते नहीं है कि थोड़ा आसिफ अली प्रेशर में भी लग रहे हैं, अंडर प्रेशर में लगा है कि थोड़ा सा रन्स तो डोमेस्टिक में कर रहे हैं? जैसे मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि हमारे डोमेस्टिक में रन्स थोड़ा वाइट बॉल में आसान है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे प्लेयर्स की बड़ी वन ऑफ द इस वक्त 50 ओवर फॉर्मेट में देखेंगे पूरी दुनिया में जो करंट प्लेयर खेल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा लिस्ट एवरेजेस वाले टॉप 10 में आपको काफ़ी नाम पाकिस्तान के नजर आएंगे। खुर्रम मंजूर भी नजर आएंगे, आपको शान मसूद भी नजर आएंगे, और भी कुछ नाम नजर आएंगे। लेकिन चूंकि हमारी डोमेस्टिक का मैार मैं अभी भी समझता हूँ कि उसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, कि प्रेशर हैंडलिंग नहीं सिखाते, कि आसिफ अली थोड़ा प्रेशर में मुझे लगता है क्रम्बल कर जाते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि उनको पहले T20 फॉर्मेट में मौका दे के उनका एतमाद बहाल किया जाए, उनको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर सकता हूं, फिर उनको वनडे में लेके आ जाइए। वनडे में क्योंकि बड़ा फॉर्मेट है, आपको लंबे ओवर खेलने पड़ सकते हैं,
तो आपको लगता नहीं है कि T20 उनके लिए ज्यादा बेहतर फॉर्मेट फॉर द टिल नाउ हो सकता है कंपेयर टू द वनडे क्रिकेट? देखें, यहाँ पे अब दो तीन बातें हैं। पहले तो जी बात डिबेट हो रही है कि उन्हें कितने चांस देने चाहिए। दूसरी बात हो रही है कि उनके रन्स कितने। तीसरी बात हो रही है जब वो आते हैं तो वो बैटिंग या अंडर प्रेशर क्या करते हैं। अब देखें, पिछले जो सीजन जिसकी जुखरूफ भी जिक्र करें, मैं T20 की बात करूंगा क्योंकि जब वो T20 नेशनल T20 खेल रहे थे मैं वहां था, मैं कवर कर रहा था। बात ये नहीं हो रही थी कि आसिफ अली में टैलेंट नहीं है। अगर आप वहाँ मैचेस देख रहे हो या आसिफ अली की बैटिंग देख रहे हो तो बात ये हो रही है कि वो आउट किस जगह पे किस तरह हो रहे हैं। या तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग हो रही है या तो उनको ऐसी बॉल आ रही है कि जी समझ नहीं आ रही, सारे लोग स्ट्रगल करें। पॉइंट हो रही है कि उनकी शॉट सिलेक्शन क्या है, मैच की सिचुएशन को वो रीड कर रहे हैं और उसके बाद वो खेल क्या रहे हैं। आप एक एग्जांपल ही ले लें जो कि अभी तक मेरे दिमाग में रजिस्टर है कि हम जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो लाहौर में मैच था, शमसी बॉलें करा रहे हैं, स्पिनर है, उनका आखिरी ओवर चल रहा है और आपको पता है कि जी इस 2 बॉलों के बाद मीडियम पेसर ने आ रहा है और आपने हिटिंग करनी है। आसिफ अली ने उस टाइम पे किस तरह की इनिंग्स खेली, मतलब कि उधर उधर शॉट मारना बनता नहीं था। मैच वहां हम हार सकते थे, उनकी वहां जरूरत थी। उसके बाद उन्हें पता है हमारी टेल आ रही है, द शॉट सिलेक्शन। और ये बात है कि उनकी शॉट सिलेक्शन अब कंटिन्यूसली इस तरह हो रही है। डोमेस्टिक नेशनल T20 जिसमें बात करें उन्होंने स्कोर किया, पर अगर आप वो नेशनल T20 निकालें तो उसमें सेकंड टॉप स्कोरर खुरम मंजूर है। और आप उनसे ऊपर ले तो खुशदिल शाह भी है, हैदर अली भी है, शुएब मलिक भी है, कामरान अकमल भी है। आप मिडिल ऑर्डर के बंदों, हुसैन तलत भी है, शुएब मकसूद भी है। उस सारी जो टूर्नामेंट था उसके अंदर सारे लोगों ने आसिफ अली से ज्यादा, एवरेज से ज्यादा स्कोर किया हुआ है। पॉइंट ये नहीं है कि उन्होंने स्कोर किया, पॉइंट ये कि वो आउट किस तरह हो रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आपने जगह को रीड करके गलत टाइम पे जो शॉट मार रहे हैं आप किस तरह आउट हो रहे हैं। और अगर आप आसिफ अली के एग्जांपल लें तो ये अभी 46 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, ODI और T20 मिला के। उनकी एक परफॉर्मेंसेस दे दें जाके उन्होंने आके एक मैच विनिंग इनिंग्स खेली हो, मतलब कि हमने उनको रखा हुआ है, माना उनमें बहुत टैलेंट है, पर इतने ज्यादा मैचेस के बाद आप जब देखें कि जहां पाकिस्तान विनिंग कॉज में वो बैटिंग कर रहे हैं तब भी वो गलत आउट हो रहे हैं। मतलब अभी कोई प्रेशर नहीं है, पहले बैटिंग कर रहे हैं और आपका स्कोर भी अच्छा है। वो आते हैं, उन्होंने वो जिसकी वो एक्सपेक्टेड है कि धुआंधार बैटिंग करें, उन्होंने नहीं की। उसके बाद जब आपको स्ट्रगलिंग करते हुए चाहिए कि जी हाँ एक स्टेबल इनिंग्स के लिए, उन्होंने वैसे नहीं खेली अंडर प्रेशर। उसके बाद एक जगह पे आपको जिताने वाली इनिंग्स के लिए वहां नहीं खेली, तो ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म होगा उनपे। उन्हें ये बात प्रूव करनी होगी, उन्हें अपनी ये बैटिंग में ये एबिलिटी लानी होगी। अब इंटरनेशनल मैच खेलें, डोमेस्टिक मैच खेलें, बहुत फर्क है। डोमेस्टिक में आप ही एक पिच पे पूरा कहते हैं 15-20 मैच खेल जाते हैं और आपको टीम हर ऑलमोस्ट मैच के बाद बदलती है, तो आपको कॉम्बिनेशंस बदलते हैं। वो आपके जो कहते नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप अगली टीम को अटैक कर सकते हैं। जब इंटरनेशनल मैच होता है बेस्ट टीमें खेल रही होती हैं, वेन्यूज जब बदलते हैं, पर वो टीम आपको एक दो दफा आपकी वीकनेसेस देख ले तो फिर वो आपको छोड़ती नहीं है। राइट। तो आर्ग्यूमेंट आसिफ अली पे ये आता है कि ऑफ कोर्स ही इज वेरी टैलेंटेड बट द शॉट सिलेक्शन एट द टाइम इज नॉट राइट। आपको इस बात पे गुस्सा जाता है, इस बात पे गुस्सा नहीं जाता वो कि उन्हें चांस नहीं मिल रहा या वो उनको मौका मिला उन्होंने किया नहीं, वो शॉट को गलत सिलेक्ट करते हैं मौके की नजाकत से। बिल्कुल ठीक है जी। शॉट सिलेक्शन के ऊपर आपने बात की और कि किस सिचुएशन को एसेस करने में शायद इतने कामयाब नहीं रहे। हम अवैस की तरफ चलते हैं। अवैस, ये बताइए कि आप ये समझते नहीं है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक पे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अभी स्टिल बहुत से लोगों का ख्याल है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट उतनी कंपिटिटिव नहीं है, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, जितना उसको शायद होना चाहिए। अभी इंप्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश बाकी है कि पाकिस्तान पहले जो परफॉर्मर्स होते हैं उनको किसी ए टूर में कुछ साइड मैच में पहले एक बार आजमा ले, तो वहां से जरा पिक्चर मजीद क्लियर हो जाएगी कि डायरेक्टली पाकिस्तान टीम से मौका देने के बजाय एक बार पहले उनको टेस्ट कर ले किसी ए टूर या साइड मैच पे। जी बिल्कुल अमर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। बात आपने बिल्कुल सही की है। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें और इंटरनेशनल क्रिकेट के जो मयार है क्रिकेट का, उसमें बहुत बड़ा गैप है। यही वजह देखें कि हमेशा से जब हम एक्सपेक्टेशंस किसी खिलाड़ी से रखते हैं कि ये डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा है, इसने परफॉर्म किया है और इसको हम अभी एलिजिबल है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और उसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहां पर क्लिक नहीं कर पाता। तो सवाल हमेशा से यही होता है जी कि ये डोमेस्टिक में तो बड़ा अच्छा खेला है लेकिन इंटरनेशनल में से क्या हो गया। तो फिर बात हमेशा वही होती है, जवाब हमेशा वही होता है कि लेवल ऑफ क्रिकेट जो है उसमें बहुत बड़ा गैप है। हम हमेशा से आसिफ अली के ऊपर, जैसे कि अभी जुखरूफ भी बात कर रहे थे, हमायूं भाई बात कर रहे थे, देखिए हमारा किसी भी खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो एक मयार है सिलेक्शन का, वो क्या है, वो डोमेस्टिक है। जब भी उनको टीम से ड्रॉप किया जाता है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं और उन्हें कहा जाता है जी आप यहाँ पे दोबारा परफॉर्म करें तो आप टीम में वापस आ सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ये, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं पीसीबी के चेयरमैन की हो या चीफ सिलेक्टर की हो, किसी की भी हो, कि भाई खिलाड़ी को हमने अपने
जो प्लान है उसे बाहर नहीं किया, आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, आप वापस आ सकते हैं। सही। अब अनफॉर्चुनेट जो इस वक्त हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारे डोमेस्टिक का लेवल इतना नहीं है कि उस प्लेयर को एक टफ क्रिकेट मिले, एक मुश्किल क्रिकेट मिले, ताकि जो टेक्निकली वो मिस्टेक्स कर रहा है, जो उसकी वीकनेसेस हैं, उस पर वो वर्कआउट करे और दोबारा से एक अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद देन दोबारा इंटरनेशनल के लिए एलिजिबल हो। अब वो उसी लेवल के क्रिकेट में दोबारा नीचे जाता है, वहां पे वो उसको फिर आसान क्रिकेट मिलती है, वो वहां पे परफॉर्म करता है और फिर वो सिलेक्टर्स के सामने एक सवालिया निशान होता है कि भाई मैंने परफॉर्म कर दिया है, अब मुझे सिलेक्ट करो, और उसे सिलेक्ट कर दिया जाता है। जहां तक आपने बात की है, अभी आसिफ अली के हवाले से बात कर रहे थे, किसी नए खिलाड़ी के हवाले से आप बात कर रहे थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें कि जब भी आपने किसी नए लड़के को चांस देना होता है, एक बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मोस्टली यही होता है, बोर्ड्स क्या करते हैं कि किसी नए टैलेंट को जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो शॉर्टर फॉर्मेट में एक दफा उस लड़के को जज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं यार ये कितना ज्यादा मतलब कि ये है, इस लेवल का है कि ये लॉन्गर फॉर्मेट पे चल सकता है, वनडे में भी या टेस्ट क्रिकेट में भी। बड़ा कम ऐसा होता है कि किसी भी टैलेंटेड खिलाड़ी को आप फौरन से इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके टैलेंट की बेस पर खिलाएं और वो वहां जाकर धूम मचा दे। बिल्कुल ठीक है वैसे, हमें ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गया हूँ। आपने बात की कुछ क्रिकेट के मयार में थोड़ी बेहतरी की गुंजाइश है और इस पर मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें चूंकि एक ब्रेक की तरफ जाना है। व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा, लौट के आते हैं तो बाकी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, O2 स्पोर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, जीत के बहुत सारे पहलू पे हम जो, क्योंकि हम ये ओडीआई सीरीज का रिव्यू कर रहे हैं तो बहुत सारे जो पहलू हैं उस पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ हमने ये देखी कि तीसरा जो पाकिस्तान ने मैच खेला उसमें ये बात भी अपनी जगह कि थोड़ी सी स्पिनर्स के लिए मदद मौजूद थी, लेकिन फिर भी हमारे स्पिनर्स जो है वो, शादाब अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुए, प्लेइंग 11 में नहीं थे, लेकिन हम 2 स्पिनर्स के साथ गए। थोड़ा हम जेन्युइन स्पिनर उस्मान कादिर शामिल हुए और नवाज, चूंकि हम जानते हैं कि वो उनकी बॉलिंग ज़्यादा, उनको एज अ बॉलर कंसिडर किया जाता है कंपेयर टू हिज बैटिंग, हालांकि बैटिंग में भी वो काफ़ी अच्छी एबिलिटी रखते हैं। तो मैं ज़ुखरुफ से स्टार्ट करूंगा। ज़ुखरुफ, कितना पॉजिटिव ये साइन था पाकिस्तान के लिए कि मिडिल ओवर में, जहां पहले पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल करता था स्पिनर पे, वहां पे 2 स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और जो 4 विकेटें इन मिडिल में आपके स्पिनर्स ने ली, जिसमें एक उस्मान कादिर ने और 3 नवाज ने, वहां पे उसने कमर तोड़ के रख दी जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों के तीसरे एक रोजा मैच में। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है अमर, ऐसा ही हुआ। और हम, जिस मैं पहले भी अपनी बात में डिस्कस कर रहा था कि जो चेंजेस हुई वो भी बहुत अच्छी रही और उसका हमें बड़ा प्लस पॉइंट ये मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शादाब नहीं है, उस्मान आ गए हैं, इमाद नहीं है, तो नवाज को रखा, या चलें किसी बैट्समैन को ड्रॉप करके नवाज को एज एन ऑलराउंडर आपने रखा, तो इट मींस कि आपका जो बेंच है वो भी अच्छा है, स्ट्रांग है, वहां पे भी जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं, बट दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द चांस। और उनको जब चांस मिला वो आए, वहां पे उन्होंने परफॉर्मेंस दी। तो इसी तरह आपने अपने बाकी टैलेंट को भी ग्रो करना है। देखें, अभी हुमायूं में जिस तरह बात कर रहे थे, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो जिनके इस तरह के टेक्निकल फॉल्ट हों, अगर वो शॉर्ट बॉल पे नहीं खेल पा रहे, जिस आसिफ की बहुत बात हो रही थी, तो हर प्लेयर को आप एक तरह से हैंडल भी नहीं कर सकते। बहुत सारे प्लेयर्स को आपको ऐसी छूट देनी पड़ती है कि भाई ठीक है, अगर तुम 2-3 मरतबा बॉल पे आउट हो रहे हो, इस शॉट को रिपीट करो, लेकिन कॉन्फिडेंस भी उससे उनका बहाल होता है। अगर बिल्कुल ही आप रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे और आप बार बार ये स्टैट्स देंगे कि जी उन्होंने T20 और वनडे कुल मिला के 40 या 44 मैचेस खेले, आप ये देखें कि उन्होंने मैचेस कैसे खेले, किन कंडीशंस में खेले, कितने मैचेस में उनकी बारी आई और कितने मैचेस में बारी नहीं आई। अभी भी इस सीरीज में 3 मैचेस थे, वो 2 खेले, फिर ड्रॉप हो गए। फिर बाद में सिलेक्शन कमेटी को कुछ 6-7 महीने बाद याद आएगी, फिर वो उनको 1 मैच खिलाएंगे, 2 ड्रॉप कर देंगे, फिर 1 खिलाएंगे। तो इससे वो कंसिस्टेंसी नहीं आप गेन कर पाते इंटरनेशनल अरीना में, जो आप 15, 20, 25 मैच एक साथ खेल के आप उस चीज को वापस लेके आते हैं। अब क्योंकि वो 2 मैचेस के बाद ड्रॉप हुआ, फिर 2 मैचेस खेलेगा, उस पर वो सेम ही प्रेशर रहेगा, उसके दिमाग में वही बात रहेगी कि शॉर्ट पिच बॉल आ गई, शायद मैं आउट हो जाऊं, शायद मैं ठीक पुल ना कर सकूं, हाँ अभी 2 विकेट 3 विकेट बाकी हैं, स्पिनर ने चेंज होना है, मैं ये शॉट खेलूं या ना खेलूं। तो उसका माइंड उसी चीज में आपस में बात करता रहेगा और अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा कि आपकी टीम को नुकसान होगा और उस बैट्समैन को नुकसान होगा। खैर, ये एक बड़ी डिफरेंट डिबेट है, इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। ऑब्वियसली हर इंसान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसका ख्याल भी करना चाहिए और ऑब्वियसली
मेरा ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे ने मेरे से इत्तेफाक करना है या मैंने किससे इत्तेफाक करना है। जहाँ तक बात रही जो आप नवाज की और उस्मान कादर की कर रहे थे, आई एम वेरी हैप्पी कि जी जो नए प्लेयर हैं उनको मौका मिल रहा है, अच्छा खेल रहे हैं। फिर जिस तरह से फखर ने कम बैक किया, आप देखें ना अहमद, ये कितनी ज्यादती वाली बात है और कितना ही इससे दुख होता है कि जब आपका कोई एक एक्स क्रिकेटर इस तरह की बात कर दे किसी भी क्रिकेटर के बारे में। भाई वो बेशक 20 मैचेस फ्लॉप होके भी आ रहा है, उसने सेंचुरी कर ली है, ऑलमोस्ट डबल सेंचुरी हो गई, आप कह रहे हैं कि हाँ जी ये फ्लूक लग गया। अगले ने फिर जवाब आपको दिया, अगले मैच में फिर सेंचुरी कर दी। तो इन सब प्लेयर्स को भी, जैसे हम कभी आते हैं शो करने के लिए, किसी दिन बहुत अच्छा शो हो जाता है, किसी दिन शो करने का उस तरह से दिल नहीं कर रहा होता, किसी दिन बहुत एवरेज शो होता है, कभी आपका मूड सेट नहीं होता, कभी तबीयत सेट नहीं होती। तो ये सारी वेरिएशंस और चीजें प्लेयर्स के साथ भी रहते हैं, हमें सपोर्ट मिलती है, हम एक दूसरे को शोज में सपोर्ट करते हैं। कोई अगर नहीं होगा तो दूसरे को सपोर्ट कर देंगे, मैं अवेलेबल नहीं हूँ आप शो कर लेते हैं, हुमायूं हमें सपोर्ट करते हैं। तो ये टीम वर्क के साथ साथ चलता है। अगर इसी टीम वर्क को आप मैनेज करेंगे तो चीजें चलेंगी, अदरवाइज फिर वही होगा। अगर आप कहेंगे हाँ जी ये फ्लूक है, ये फलाह हो गया है, इसको तो ठीक क्रिकेट नहीं आती, ये तो अपने चाचू की मेहरबानी से आ गया, ये अपने ताया की मेहरबानी से आ गया, तो फिर चीजें आपके लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर अल्टीमेटली प्रेशर प्लेयर से पड़ता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा हुमायूं आपकी तरफ आएंगे। हुमायूं मेरे आपसे दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि आसिफ तो लगता है कि शायद आगे जब पाकिस्तान ने एक रोज़ा सीरीज़ खेलनी तो शायद अभी हम हतमी बात तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली ये तो चीफ सेलेक्टर साहब ने डिसाइड करना है कि शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अपनी जगह को रिटेन करना। बहुत सारे और ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन जो पावर हिटर की पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है, हमने खुशदिल को भी मौका दिया, अब वो पूरा दिया नहीं सही दिया या वो बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर पाए, ये एक सेपरेट डिबेट है। लेकिन शायद उस तरह वो भी कोई इतना इंप्रेसिव खेल नहीं सके। तो आपको लगता है कि हैदर अली जिन्होंने टॉप ऑर्डर में फिलहाल चूंकि जगह नहीं बन पा रही है पाकिस्तान के, क्योंकि फिक्स है टॉप ऑर्डर, रिजवान इवन अब देखें सीरीज में उनको पीछे खेलना पड़ा, बाबर आजम है, T20 में वो भी ओपन करते रहे, आपको पता है कितने कामयाबी के साथ, फिर अब शर्जील भी आ गए, फखर भी आ गया, वनडे की अगर हम बात करते हैं इमाम भी आ जाते हैं बीच में। तो आपको लगता है कि मिडिल ओवर में जिस तरह PSL में कुछ मैचेस में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी हैदर अली ने आके, तो मिडिल में हैदर जो हैं वो उनको ट्राई किया जाना चाहिए वनडे क्रिकेट में, जो कि आपको दरमियान के ओवर्स में एक अच्छा स्ट्राइक रेट, एक अच्छी इनिंग्स खेल के दे सकते हैं। और फिर साथ में दूसरा मेरा सवाल है कि जब हमारी पहले भी आपको याद होगा पिछले शोज में बात हुई थी कि हमारे थोड़े स्पिनर दूसरे आए तो हमने मिडिल ओवर में यहाँ थोड़ा सा हम प्लॉट लूज करते तो हमने अच्छा ग्रिप कर लिया। कैसे आप इन दो सवालों को देख रहे हैं? देखें इस पूरी सीरीज में मिडिल ऑर्डर में तो खैर प्रॉब्लम्स रही भी हैं। इसके ऊपर बाबर आजम ने भी कहा कि हमारे मिडिल ऑर्डर ने कुछ हद तक स्ट्रगल किया, टेल और टॉप ने हमें इधर आके बचाया है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस मिडिल ऑर्डर में दानिश अजीज को भी ट्राई किया, उन्हें 2 मैचेस दिए, वो भी अनफॉर्चुनेटली आपने 2 मैचेस के बाद उन्हें बाहर कर दिया। जिस लॉन्ग रन अगर हमें सबको देना चाहिए, जिस तरह बात हो रही है आसिफ अली को देना चाहिए, तो दानिश अजीज को क्यों नहीं वो लॉन्ग रन मिला। और फिर आप वाली बात के आसिफ अली वाज नेवर द पार्ट ऑफ वन ODI स्क्वाड। सऊद शकील जिनकी इंजरी होगी, हालांकि वो बड़ी अच्छी इंक्लूजन थी और वो अगर खेलते तो आई वुड थिंक ही वुड हैव बीन वेरी इफेक्टिव। वो इंजर्ड हुए तो आसिफ अली उनकी जगह है। तो आई थिंक आसिफ अली वैसे भी ODI के लिए बहुत ज्यादा रिप्लेसमेंट, वो ODI के लिए वैसे कंसिडर नहीं हो रहे थे, वो T20 के लिए ज्यादा कंसिडर होते हैं, क्योंकि T20 में उनकी जिस तरह की बैटिंग वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, हैदर अली वाला पॉइंट ये सबको क्वेश्चन मार्क है कि हैदर अली क्यों नहीं खेल पाए। कुछ ज्यादा हद तक रिपोर्ट्स हैं कि शायद वो अभी कोई इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, दांत पे तकलीफ थी, उस पर भी बात हो रही थी कि शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है। मुझे शायद तारिक भाई ने जिक्र किया था शायद उनके रिस्ट में भी कोई इंजरी हुई है, पता नहीं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही थी, पता कंफर्मेशन नहीं आई। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है गिवन प्लान में वो इंजर्ड ही होंगे तो नहीं खिलाया, वरना वो फर्स्ट प्रेफरेंस होंगे क्योंकि वो पहले स्क्वाड का हिस्सा थे। तो डेफिनेटली जी हैदर अली को वहां यूटिलाइज किया जा सकता है इस ऐसे रोल के लिए। और हैदर अली की आपने जैसे बैटिंग बताई भी, उन्होंने भी कुछ इस तरह की इनिंग्स खेली हुई, आप उन्हें देख के कह सकते हैं कि वो यहाँ पे डेफिनेटली यूटिलाइज हो सकते हैं। पर मिडिल ऑर्डर अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और पॉइंट यही है कि आपने जब तीसरा वनडे किया और आप जब आगे फ्यूचर की तरफ देखना चाह रहे हैं, फिर आपने दानिश अजीज को ड्रॉप किया, उनकी जगह आप सरफराज को लाए हैं, और फिर आपने जो दूसरा बैट्समैन मेरा जहां तक ख्याल है आसिफ अली को ड्रॉप करके आप नवाज एज अ बैटिंग रिप्लेसमेंट लाए, या जो भी आपका कॉम्बिनेशन था। पॉइंट ये है कि वो भी एक मिक्सचर है, क्योंकि सरफराज इज नॉट द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, क्योंकि आपको वही वाली बात, एक पावर हिटर चाहिए इस रोल के लिए। अब आप किसको कंसिडर करेंगे, और वही वाली बात कि जब आप दोबारा टीम सिलेक्शन होगी या ODI टीम बनेगी, देखा जाएगा उस टाइम इधर कौन आएगा। कहीं हद तक डिबेट चल रही थी कि शायद इफ्तिखार को भी यहाँ चांस देना चाहिए, क्योंकि इफ्तिखार को ODI में इतने चांस नहीं मिले। जिस तरह आप सबको बैक करना चाहिए, शायद आप इफ्तिखार को भी बैक करें। सो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, देखते हैं कि अब आगे फ्यूचर में जब मैचेस होंगे तो क्या होगा। ठीक है, और वैस आपकी तरफ चलते हैं। वैस मुझे ये बताइएगा कि एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये है
कि मोहम्मद हफीज जो है उन्होंने एक लोगों को रिमाइंडर दिया, कई लोगों को गलत फहमी थी कि शायद वो वनडे क्रिकेट से रिटायर हो गए, तो उन्होंने बावर कराया कि मैं वनडे क्रिकेट से रिटायर नहीं हुआ हूं, और ये एक अलग बात है कि मैं 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो मोहम्मद हफीज की जिस तरह की अब अगर आप कहते हैं कि क्रिकेट में पास्ट देखना, वो जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट देखते हैं कि अब प्लेयर किस फॉर्म में है, अभी किस पोटेंशियल के साथ खेल रहा है। तो जिस तरह गुज़िश्ता 1 साल से मोहम्मद हफीज में जो बदलाव आया है, अपने करियर की एक अनबिलीवेबल फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि जितनी आसानी से वो चौके छक्के लगाते हैं, जिसलिए 1 साल में खासतौर पर हमने देखा है कि वो अगर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में आ जाए, चाहे वो 5वें या 6ठे नंबर पे अगर लेट्स सपोज उनको आप रोल दे दें, तो वो पाकिस्तान के लिए जितनी भी उनमें क्रिकेट आप खेल सकते हैं, वो एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करके दे सकते हैं पाकिस्तान को। देखिए अहमद, 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा होती है ना कि जब कोई खिलाड़ी जो है वो थोड़ा सा उम्र रसीदा होने लगता है, उसकी एज जरा ज्यादा बढ़ती है, स्पेशली बॉलर की बात कर लें या बैट्समैन की भी बात कर लें, तो हमारा ये एक मेंटली एक वो बना हुआ है कि यार बस ये शायद अब मजीद जो है काबिल नहीं है और अब हम यंगस्टर्स के साथ जाना चाह रहे हैं। सो इस माइंडसेट को जो है वो अब चेंज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में उम्र की कोई हद नहीं होनी चाहिए। अगर एक प्लेयर जो है वो आपको अच्छी गेम ऑफ क्रिकेट कर खेल के दे रहा है और आपके मुल्क को जितवा रहा है, उसकी फिटनेस का मेयार ठीक है, जो क्राइटेरिया आपने टीम की सिलेक्शन के लिए रखा हुआ है, तो फिर मेरे ख्याल में उस खिलाड़ी के साथ जो है कंटिन्यू रखना चाहिए। मोहम्मद हफीज जो है वो मुझे लगता है कि चूंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, इसीलिए बहुत दफा मौकों के ऊपर जब भी वो मीडिया से बात करते हैं शायद उतना ज्यादा भी खुल के बात भी नहीं कर रहे। ये आप देखिएगा कि जब ये रिटायरमेंट के करीब होंगे या रिटायरमेंट ले लेंगे, उसके बाद बहुत सारी बातें ये करेंगे और बहुत दफा जो है वो फील होता है कि वो नाराज दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जो हफीज को लेकर पॉलिसी इस वक्त चल रही है। मेरा जाती ख्याल ये है कि मोहम्मद हफीज की इस वक्त फिटनेस, उनकी जो इस वक्त फॉर्म लगी हुई है, उससे पाकिस्तान की क्रिकेट को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आपके सामने एग्जांपल है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, जब भी जैसे अभी फखर ने परफॉर्म किया है तो हमने देखा कि उन्होंने मोहम्मद हफीज की तारीफ की है। हमने नेट सेशंस के अंदर देखा है कि हफीज जो है वो बैट्समैन के साथ काफी ज्यादा जेलअप होते हुए दिखाई देते हैं, टेक्निकली वाइज उनको चीजें बता रहे होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक सीनियर प्लेयर का जो है टीम के साथ होना, क्योंकि देखें अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त पाकिस्तान को क्रिकेट में स्टार जो है उसे वो मिस कर रहे हैं। बाबर आजम नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन वो एक जो लेगेसी होती है ना, जिस तरह अभी कभी हम वसीम भाई, वकार भाई की एक लेगेसी थी, उसके बाद फिर आगे चलकर हमने इंजमाम भाई बैटिंग की बात कर ली, इस तरीके से सईद अनवर या जितने भी लेजेंड्स आए हैं, हम यानी एज ए क्रिकेट फैन हम लोगों का एक आइडियल होता था कि यार बैटिंग में इंजमाम भाई की तो क्या बात है, वो हमारे स्टार होते थे। यही सेम चीज हमें इस वक्त चाहिए कि जो हमारे सीनियर प्लेयर इस वक्त बाकी रह गए हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छे आप कह लीजिए कि जीत दिला रहे हैं या अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो उनको थोड़ी रिस्पेक्ट देकर जब तक आप देखिए कि उनकी फॉर्म ठीक चल रही है, फिटनेस ठीक चल रही है, आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, कंटिन्यू कर सकते हैं जी। मोहम्मद हफीज के वाले से कुछ बात हुई और कुछ हमने और पाक बैट्समैन को डिस्कस किया। इस वक्त हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो कुछ मजीद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के ओडीआई सीरीज को। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर खुशामदीद आपको कहते हैं। अच्छा ज़ुखरुफ, मोहम्मद हफीज़ वाला सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। जो जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है मोहम्मद हफीज़ की, 2 छोटे छोटे सवाल हैं आपसे। क्या पाकिस्तान उनको नंबर 6 पे या 5 पे उनकी इस बेहतरीन फॉर्म को यूटिलाइज कर सकता है कि एक पावर हिटिंग वो थोड़ा उसको टाइम लेके एक बार वो खड़े हो जाए, क्योंकि वनडे क्रिकेट में फिर भी आपके पास थोड़ा सा वक्त होता है, तो वो पाकिस्तान को क्या मसाइल ये हल करके दे सकते हैं? दूसरा सवाल ये है कि मैं अमूमन लोगों को देखता हूँ वो कहते हैं जी कि क्या वो 2023 के वर्ल्ड कप तक खेलेंगे, वो तो इतने बड़े, इतनी एज हो गई है उनकी, तो हम ये एज के पीछे क्यों जाते हैं? हम ये मतलब हम कोई मतलब सितारों का हार या कोई हम कोई आमिल बाबा तो नहीं है कि बता देंगे कि ये प्लेयर 1 साल तक खेलेगा या 2 साल तक खेलेगा। जब तक प्लेयर फिट है, खेल रहा है, तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की। ये सारा कुछ तो देखिए आपकी फिटनेस से मशरूत है, और रिसेंट पास्ट में शाहिद अफरीदी को देख लें, अभी शोएब मलिक को देख लें, मिसबाह उल हक को देख लें, यूनुस खान को देख लें, और हफीज को खुद भी आप देख लें। जब एक बंदा फिट है उस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो तो खेल सकता है। जहां तक आपने वनडे की बात की, तो देखें हफीज बिल्कुल यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, और इस वक्त हफीज बहुत परफेक्ट पोजीशन में है कि वो वनडे और T20 स्क्वाड के परमानेंट मेंबर हो। अगर वो 2023 तक, देखिए 2021 तो आ गया है, 2023 तक वो फिट हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि वो 2023 का वर्ल्ड कप है ओडीआई का, वो भी इंडिया के अंदर होना है, तो वो भी विकेट्स उनको बड़ी सूट करती हैं, वो अच्छे वहां पे और भी उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। और अभी रिसेंट परफॉर्मेंस आप उनकी देख लें कि वो जिस तरह की क्लीन हिटिंग कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो अपने करियर की इस वक्त बेस्ट
फॉर्म में मौजूद हैं। इससे पहले इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में हमने कभी भी हफीज भाई को नहीं देखा। गो कि वो हाईएस्ट मैन ऑफ द मैचेस भी हैं, बड़े आउट भी करते रहे, लेकिन अभी हमें कितने जबरदस्त फ्लो में नजर आ रहे हैं कि ऐसा फ्लो हमें उससे पहले कभी नजर नहीं आया। तो वो वनडे भी और साथ में T20, इन दोनों फॉर्मेट्स के वो इस वक्त नंबर 6 के बड़े परफेक्ट बैट्समैन हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन कमेटी को रिव्यू करना चाहिए वनडेज के लिए एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि पाकिस्तान ने आके काफी क्रिकेट खेलनी है 2023 तक, उसमें वनडे मैचेस भी हैं और T20 मैचेस भी हैं, तो हफीज इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा हुमायूं, आपकी तरफ आऊंगा। एक और नाम मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था, मैं कहा उसके ऊपर आपकी ओपिनियन भी ले लेते हैं। एक नाम सुहेब मकसूद का भी इसको थोड़ा सा कम डिस्कस किया गया है। जैसे हम माजी में देखते हैं कि सुहेब मकसूद उतने कंसिस्टेंट नहीं थे, लेकिन गुज़िश्ता एक सीजन से डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह की पावर हिटिंग उन्होंने की है, स्पेशली स्पिनर्स के ऊपर जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, और आपको याद होगा कि नेशनल T20 में एक स्नैरियो बेस चेस करना था उनकी टीम सदरन पंजाब को, और जिस तरह उन्होंने ओपन में आके पावर हिटिंग की, तो वो भी एक मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर का एक ऑप्शन में, ये नहीं कहता उनको शामिल कर लें, लेकिन अभी जिस तरह की वो फॉर्म में लग रहे हैं, जिस तरह उन्होंने मैच्योरिटी हिटिंग में दिखाई है, आपको लगता है कि सुहेब मकसूद को भी चले आप डायरेक्ट 11 में ना शामिल करें, कहीं ना कहीं रडार में जरूर रखना चाहिए? जी बिल्कुल। और थोड़ा सा मैं सुहेब मकसूद के जाने से पहले मोहम्मद हफीज की बात करना चाहूंगा। बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहिए, पर उससे पहले एक प्रेसिडेंट जरूर बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें ओडीआई में लाएंगे तो फिर उनका ये मेरा ख्याल है उससे पहले कि वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक ओडीआई जो है पाकिस्तान कप होता है उसको खेल के आए, क्योंकि आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस से लोगों को लाते हैं, आप डायरेक्ट T20 की बेसिस पे मोहम्मद हफीज को ओडीआई टीम में, मेरा ख्याल है थोड़ा सा अनफेयर होगा। ऑफ कोर्स यूटिलाइज तो किया जा सकता है, पर वो ओडीआई खेलने डोमेस्टिक फिर कंसिडरेशन में आए। अब अगर हम आए सुहेब मकसूद की तरफ, तो बिल्कुल जी सुहेब मकसूद की T20 के लिए भी जब पाकिस्तान टीम दोबारा साउथ अफ्रीका का जब टूर हुआ पाकिस्तान में, तो कंसिडर हो रहे थे। अभी वो इधर क्योंकि ओडीआई में गैप आ गए, उधर भी कंसिडर हो रहे हैं। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस रोल के लिए हारिस सुहेल भी थे, और हमारी जब सिलेक्शन हुई है तो ये भी डिबेट हुई थी कि ये हारिस सुहेल को कप्तान हमारे चाहते थे कि हारिस सुहेल टीम में आए, आपने उन्हें क्यों लिया। और अब कुछ हद तक नजर आता भी है कि वाई हारिस सुहेल वाज बीइंग आस्क्ड बाय द कप्तान, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जिस तरह का बैटिंग लाइनअप है, तो इस कंटेंशन में जैसे सुहेब मकसूद है वैसे हारिस सुहेल का भी इस जगह पे कमबैक हो सकता है, कुछ हद तक इफ्तिखार का भी हो सकता अच्छा है। हुमायूं, मैं एक आपको रोकना चाहूंगा इसी डिस्कशन पे रोकना चाहूंगा। कई लोगों का ये ख्याल है कि हारिस सुहेल को इसलिए ड्रॉप किया गया है कि वो उनके साथ मसाइल बहुत थे, अक्सर मुश्किल सीरीज में भाग जाते थे। एक अफवाहें हैं या आप कह लें खबरें जो गर्दिश करती हैं उनके हवाले से, टफ सीरीज आई, फिटनेस पे बहुत ध्यान नहीं देते थे, उनका जो एटीट्यूड था वो इतना अच्छा नहीं था, तो उनको इन वजूहात की परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली उनकी बहुत अच्छी है, उसमें तो दो राय नहीं है। तो ये बड़ा ख्याल है कि इन वजूहात के ऊपर ड्रॉप किया गया। अगर फॉर एग्जांपल उनको इन चीज़ों के ऊपर ड्रॉप किया गया फिर तो जब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक फिर वापस सेलेक्ट करना क्या दुरुस्त होगा? बिल्कुल, बात तो आपकी सही है, और ये सुनने में भी काफी आता है कि उन्हें इसी बेसिस पे सिलेक्ट किया गया, क्योंकि ऑफ कोर्स वो टूर्स नहीं करते या ये जो आपने सारी चीजें जिक्र की हैं। बट मैं खाली बोलूँ कि कंटेंशन के लिए वो है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक अलग पॉइंट है। कि ये स्लॉट जो था उसके अंदर कौन कौन थे, मैं आपको वो नाम मेंशन कर रहा हूँ। तो उसके अंदर हारिस सुहेल थे, इफ्तिखार थे, या जैसे आपने बताया सुहेब मकसूद थे, इनको कंसिडर किया जा रहा था। और अब जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम इफ्तिखार को भी सोच रहे हैं कि करें, तो ये स्लॉट इस तरह भी ओपन है। तो अब आप एक नई डिबेट शुरू हो कि मोहम्मद हफीज भी आने चाहिए। सो लेट्स सी कि जब आगे जब जाएगा तो क्या होगा, पर स्लॉट के लिए काफी लोग फाइट कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि मोर और लेस इसको आपको सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हुआ है उस पर तो नजर यही आया कि आपने सरफराज अहमद को एज अ कीपर रख के आप इस स्लॉट पे ले आए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं बड़े कंफ्यूजिंग है, और आप जैसे कह रहे हैं हैदर अली भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो इस स्लॉट के लिए बहुत ज्यादा फाइट्स हैं, पर हमें जल्दी जल्दी इस सिचुएशन को हल करना पड़ेगा। जैसे कि हमें 2023 में वर्ल्ड कप है, अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो ऐसी अनस्टेबल अपनी मिडिल ऑर्डर के साथ हम जा नहीं सकते। अच्छा, मैं इसी को थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग डिबेट को आगे लेके चलूंगा, और एक और नुक्ता सामने रखना चाहूंगा। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो हमारे चीफ सिलेक्टर हैं उन्होंने मिडिल ऑर्डर काफ़ी वीक सेलेक्ट कर दिया। उसमें सोने पे सुहागा ये हो गया कि सऊद शकील भी इंजर्ड हो गए तो मजीद वीक हो गया, जिसकी वजह से पहले ये खबरें आ रही थी कि अगर ये काम ना होता तो शायद मोहम्मद रिजवान को हम ओपन पे ही देखते, जिस तरह की वो फॉर्म T20 में कंटिन्यू करते हुए आ रहे थे। तो आपको लगता है कि आगे क्या मोहम्मद रिजवान अगर ओपन की वो भी एक कंसीडर होते हैं ओपनिंग में, और जिस तरह की उनकी फॉर्म लग रही है नए बॉल के साथ वो जिस तरह खेलते हैं, ये हमारे जो ओपनर्स हैं उनके ऊपर मजीद एक पॉजिटिव कंपटीशन भी बढ़ेगा कि यार आपको ओपन पे परफॉर्म करना ही करना है, क्योंकि वो पता है कि आपके साथ दूसरे खिलाड़ी भी खड़ा है, तो इसलिए आप रिलैक्स नहीं हो सकते। देखिए अमर, बात यह है कि जो अभी बात कर रहे थे हुमायूं भाई भी 2023 वर्ल्ड कप के हवाले से,
टाइम गुजरते हुए बड़ा कम वक्त लगता है, अचानक से जो है वो आपके सर पे वर्ल्ड कप आ जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट के अंदर, यानी पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर ये मसाइल, ये प्रॉब्लम्स बड़े लंबे अरसे से चलते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास जब वक्त होता है तो तब हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, और जब बिल्कुल एक चीज सर पर आ जाती है तो देन हम जो है एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रेट अवे जो है इस फैसले के ऊपर चलना चाहिए कि भाई रिजवान को ही हमने आगे चलकर T20 वर्ल्ड कप में ओपन करवाना है, तो देन ठीक है, यू गो विद दैट डिसीजन, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं वर्ल्ड कप के करीब जाकर रिजवान को बीच में कुछ किसी सीरीज में फेल होते हैं, जिस तरह अभी आपने देखा ओडीआई सीरीज में वो नहीं परफॉर्म कर सके, देन आप क्या करेंगे? क्या वर्ल्ड कप से जस्ट बिफोर आप किसी सीरीज में अचानक से दोबारा से चेंज कर देंगे अपने डिसीजन को, और फिर कोई एक नए प्लेयर के साथ जाएंगे, और फिर जब वो परफॉर्म नहीं करेगा फिर बातें शुरू हो जाएंगी? तो मेरे ख्याल में एक डिसीजन ले लेना चाहिए कि अगर आपने रिजवान के साथ ही जाना है तो देन आप जाएं, नहीं तो फिर आप अभी से ये प्लान करना शुरू कर दें कि आप फखर और शर्जील के साथ जाना चाहते हैं या किसी और प्लेयर के साथ जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, फखर और शर्जील के साथ जाना चाहते हैं। मैं आऊँगा जी ओडीआई सुपर लीग के ऊपर। पाकिस्तान, जिस तरह मैंने पहले भी तस्करा किया था कि 8वें नंबर पे मौजूद था जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, जो एक रोज़ा सीरीज से पहले हमने एक ही सीरीज़ खेल रखी थी, उससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिनके खिलाफ हमने 3 में से 2 जीते थे, 1 हारे, तो लास्ट मैच हम अनफॉर्चुनेटली जिम्बाब्वे से रावलपिंडी में हार गए थे। इस पर हम बात करेंगे। ज़ुखरुफ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुखरुफ, बाबर आजम के आप रोल को किस तरह देख रहे हैं? एक तो ओडीआई सुपर लीग में वो रन्स के एतबार से दूसरे नंबर में सिर्फ जोनी बेस्टो जो है वो उनसे ऊपर हैं, और उनकी फॉर्म को कैसे देख रहे हैं? इवन पहले ओडीआई में नौकिया हो या रबाडा हो, या आप किसी और बॉलर की बात करते हैं, लुंगी अंगीडी हो या पेफलकवाया हो, तो सबको उन्होंने इतने लेवल पर खेला है। और इस वक्त हर साल होता है, लगता है 2020-21 से इवन वनडे क्रिकेट में वो विराट कोहली को भी आउटशाइन कर रहे हैं इन 2 सालों में। जी अहमद, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और मैं तो बाबर की ज्यादा बात इसलिए भी नहीं करता, जो कि हमारे यहाँ नजर का कॉन्सेप्ट भी है। अगर आप किसी अच्छे प्लेयर की तारीफ करते हैं तो वो बड़ी अजीब सिचुएशन चल पड़ती है। बाबर की बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी माशाल्लाह T20 परफॉर्मेंस देख लें, टेस्ट में देख लें, ओडीआई में देख लें, नंबर 1 रैंक प्लेयर भी हो गए हैं। वेडनेसडे को भी रैंकिंग अपडेट होगी आईसीसी की, उसमें बाबर नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए बड़ा ही प्राउड मोमेंट है कि बहुत ही अरसे बाद हमें एक ऐसा स्टेबल प्लेयर मिला है जिसपे हम टोटली रिलाई कर सकते हैं। माजी में आप देखें कि हम ओपनिंग में सईद अनवर पे रिलाई करते थे, उसके बाद फिर मिडल में इंतमामुल हक थे, मोहम्मद यूसुफ थे, इन पे हम रिलाई करते थे। बॉलर्स में हम वसीम वकार पे रिलाई करते थे, ऑलराउंडर्स में हम रिलाई करते थे अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक पे, स्पिनर्स में हम सकलैन भाई पे रिलाई करते थे, फिर बाद में हफीज, सईद अजमल आ गए। तो बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन हमारे माजी में बनते रहे हैं। लेकिन अभी इस प्लेइंग 11 में अनफॉर्चुनेटली बाबर के अलावा कोई भी हमें उस तरह की स्टेबिलिटी नजर नहीं आती। लेकिन जिस तरह इमाम वनडे में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनके स्ट्राइक रेट पे, उनकी बहुत सारी चीजों पे बहुत बातें होती है, बट वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप किसी भी परफॉर्मेंस में किसी प्लेयर को बाहर नहीं निकाल सकते। फखर के साथ ये ज्यादती हुई कि उनको T20 की बेसिस पे वनडे से भी ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि वनडे में उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, उससे पहले भी वो अपने कमबैक से पहले भी श्रीलंका के खिलाफ 250 कर चुके थे। बट इस तरह की जो चीजें हैं कि आप किस परफॉर्मेंस पे किस प्लेयर को बाहर निकाल रहे हैं, इस पे थोड़ा सा यही छोटा सा सवाल मेरा एक और बनता है। मेरा आपसे यही से छोटा सा सवाल है इसी आपकी बात से कि किसी और फॉर्मेट की बेस पे किसी और फॉर्मेट से ड्रॉप हो जाते हैं। आपको याद होगा उस्मान शिनवारी की वनडे की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, और 2019 के वर्ल्ड कप से पहले वो और शाहीन पाकिस्तान के बेस्ट फास्ट बॉलर थे उससे पहले 1-2 साल में। एक तो वो वर्ल्ड कप में कंसीडर नहीं हुए और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, उसके बाद T20 PSL में उनको T20 में महंगे साबित होते हैं, उसके बाद वनडे में उनको कभी कंसीडर ही नहीं किया गया, जिसका उन्होंने एक शिकवा एक टीवी चैनल पे, एक और निजी टीवी चैनल पे भी किया उन्होंने। तो आपको लगता नहीं है कि उस्मान शिनवारी भी, जो कि नए बॉल और विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके अंदर बहुत है, स्पेशली हम वनडे क्रिकेट की बात करते हैं, तो वो भी इसी चीज का शिकार हो गए? जी बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि उनके साथ भी इस तरह से जरूर हुआ। इस चीज पे हमारे तमाम चीफ सेलेक्टर्स को बड़ा गौर भी करना चाहिए। और जो मुख्तलिफ आजकल आपको पता है कि डेटा एनालिसिस बहुत ज्यादा होता है, तमाम डेटा मौजूद होता है कि भाई पहले 10 ओवर में क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं, आखिरी 10 ओवर में क्या परफॉर्मेंस है, बीच ओवर में क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं। तो ये सारी कलेक्टिव परफॉर्मेंसेज देख के फिर आगे आपको देखना चाहिए कि भाई क्या सिलसिला है इस प्लेयर का वनडे में और T20 में। तो उस्मान शिनवारी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो वनडे में शाहीन के साथ उनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा और बड़े मेहनती भी हैं और बड़े अरसे से बड़ी मेहनत कर भी रहे हैं। लेकिन एक गलत फॉर्मेट में
ने उनको ड्रॉप कर दिया क्या किसी दूसरे फॉर्मेट की वजह से। तो ये मेरा ख्याल है जब प्लेयर्स के साथ ऐसी ज्यादती होती है तो वो फिर बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं, वो जो वो परफॉर्मेंस देना चाह रहे होते हैं उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में वो भी उनसे नहीं हो पाती। और वो आपने देखा कि T20 में कोई बहुत ज्यादा अभी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही भी नहीं उस्मान शनवारी की। तो ये बैक ऑफ द माइंड प्लेयर्स के जरूर चल रहा होता है जिससे उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। ठीक है, हुमायूं की तरफ आएंगे। हुमायूं, ये बताइए कि पाकिस्तान का हारिस रऊफ को आपने कैसे देख रहे हैं? बड़ा उभर के सामने आए इस एक रोजा सीरीज में, स्पेशली मिडिल ओवर में भी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन। ठीक है, वो थोड़े महंगे रहते हैं क्योंकि स्ट्राइक बॉलर हमेशा थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है, लेकिन आप देखेंगे डेथ ओवर में जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की, स्पेशली दूसरे वनडे में और तीसरे वनडे में, तो लगता यह है कि अब बॉलर्स को भी उनका रोल जो है वो पता चलना शुरू हो गया कि मेरा बेसिकली रोल क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है। और हारिस रऊफ ने काफी इंप्रेस किया है इस ओडीआई सीरीज में एक बार फिर से। बिल्कुल जी। मैं थोड़ा सा हारिस रऊफ से जाने से पहले शनवारी वाली बात करना चाहूँगा। ये बिल्कुल बात सही है कि उन्हें T20 बेसिस पे ओडीआई से ड्रॉप किया गया, जो कि उनके लिए बहुत अनलकी है। पर लकीली फॉर पाकिस्तान के उस टाइम के बाद फिर पाकिस्तान का टैलेंट भी बहुत है और फास्ट बॉलिंग में हमारा टैलेंट खत्म नहीं होता। तो जब वो जगह जिन लोगों ने फिल की तो उनको भी निकाला नहीं जा सकता था। और फिर हम शनवारी को उनकी कैसे ले आए, क्योंकि उसके बाद हमारे पास लेकिन बैकअप प्लान में तो हम उनको रख सकते हैं ना, बैकअप लूप में तो रख सकते हैं। अगर कोई इंजर्ड हो जाए तो बैकअप प्लान में तो हो सकता है। बैकअप प्लान पे तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली हैं भी, जाते भी होंगे। मैं वैसे बता रहा हूँ कि अब देखे ना, हारिस रऊफ भी आगे ओडीआई में, हमने उस्नैन को भी ट्राई किया, फिर मूसा खान भी थे, नसीम शाह भी थे, तो बड़े प्लेयर बॉलर्स आ भी गए। तो इस वजह से भी शनवारी कुछ बैकग्राउंड में चले गए। ऑल्दो ये नहीं, मैं नहीं मानता कि वो बैकअप प्लान में नहीं, वो अभी भी खेल रहे हैं T20 क्रिकेट, अभी भी फ्रेंचाइजीज के लिए आ रहे हैं। ऑफ कोर्स वो ट्रेनिंग सेंटर पे जाते होंगे। पर मैं ये बता रहा हूँ, अनलकी फॉर हिम कि टैलेंट बहुत आ गया, लकी फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान का बहुत और टैलेंट है। तो फास्ट बॉलिंग में हमें पता भी नहीं चलता और हम भूल भी जाते हैं क्योंकि नए बॉलर्स आ जाते हैं। हारिस रऊफ की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे आपने बताया। हारिस रऊफ की जी कमाल बात यह है कि जितनी वो पेस से बॉल कराते हैं, आपको हमेशा लग रहा होता है कि ही कैन डू अ ब्रेक थ्रू। हाँ हुमायूं, जरा जवाब छोटा रखिएगा, हमने क्योंकि प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाना है। बिल्कुल जी। हारिस रऊफ की यही मैं बताना चाहूंगा कि वो विकेट टेकिंग बॉलर है आपका। जिस टीम में भी आपके पास फास्ट पेसी विकेट टेकिंग बॉलर हो, कभी भी आपका हमेशा चांस होता है कि आप हमेशा कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और हारिस रऊफ ने वो करके काफी जगहों पे दिखाया है। अच्छा अवैस, लास्ट जल्दी से बताइएगा, आपको क्या आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? ओवरऑल T20 सीरीज को किस तरह देख रहे हैं? क्या रिजल्ट हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ज्यादा, एक तो ओडीआई सीरीज पाकिस्तान जीता है, उस चीज का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के पास होगा। एंड देन आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के जो मेन प्लेयर्स हैं वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं है। रिजल्ट क्या होगा आपके ख्याल में? हाँ जी, रिजल्ट यही है, पाकिस्तान मुझे लगता है कि 2-1 से सीरीज जीत सकता है। 2-1 से सीरीज जीत जाएगा। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हमने जो डिटेल से डिस्कस पाकिस्तान की ओडीआई परफॉर्मेंस को डिस्कस किया, कुछ ओडीआई सुपर लीग पर बात की, कुछ हमने इंडिविजुअल्स पे बात की, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर पे बात की, और इसी सारे को हमने तफसील से डिस्कस करने की कोशिश की अपने पैनलिस्ट के साथ। आई होप आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। O2 स्पोर्ट्स अहमद नजीब को इस प्रोग्राम से अब दीजिएगा इजाजत। अगले प्रोग्राम में फिर कुछ खास खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।